गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए इनकम टैक्स के एमसीक्यूज़ लेकर आई हूँ क्योंकि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट थी कि एमसीक्यूज़ का कोर्स भी लेकर आना है। तो आज मैं बिना विदाउट टाइम वेस्ट के अब मैं स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरचार्ज ऑफ 10% इज पेबल बाय एन इंडिविजुअल्स वेयर द टोटल इनकम एक्सीड्स। सरचार्ज 10% इंडिविजुअल के मतलब कितनी पेमेंट पर लगता है कि कितनी इनकम हो उसकी, उस पर 10% लगता है। तो 10% है, 10 लाख पर ही 10% लगेगा। ये एक ट्रिक बता रही हूँ, 10% है तो 10 लाख पे ही लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट, एडिशनल सरचार्ज एजुकेशन सेस ऑफ 3% इज पेबल ऑन। जो एडिशनल सरचार्ज है हमारा एजुकेशन सेस का, वो 3% पेबल है। किस मतलब कैसे पेबल है? इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज, मतलब इनकम टैक्स पर अकेले पर नहीं है, सरचार्ज अकेले पर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा 3% का होता है 2% प्लस 1%। ओके। तो नेक्स्ट है हमारा, फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय अ विडो, सॉरी मैंने गलती से विंडो लिख दिया था, विडो ऑफ अ मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस where the death of the members has occurred in verse of the operational duties। अगर अपने काम करते वक्त, जैसे हमारे बॉर्डर पे इतनी सेना खड़ी है, अगर उनका ऑपरेशन में अगर उनकी जान चली जाती है तो जो उनकी वाइफ है उनको अब कितना पेंशन फैमिली का खर्चे के लिए मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, ये बताना है। तो टोटली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1019, एग्जेम्प्ट अप टू 3 लाख, टोटली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010A, एग्जेम्प्ट अप टू 3,50,000। अब एक बात सुनो, अगर उसकी सैलरी 5 लाख है तो एग्जेम्प्ट है 3,50,000, इस पर कोई टैक्स नहीं। और उसके बाद क्या फिर वो टैक्स देगी? वो क्या इतनी कैपेबल है? क्या वो जॉब वगैरह करती है? जॉब करती है तो एक बार को सोचा भी जाए, लेकिन अगर वो जॉब नहीं करती तो क्या वो इतनी कैपेबल है कि जिसके सहारे वो आई थी शादी करके, अब वो नहीं रहा तो क्या वो पैसे कमा के अब सरकार को टैक्स दे? नहीं ना, उसके भी बच्चे हैं, उसको भी पालना है। तो ये थोड़ा ना कि मतलब 3 लाख या 3,50,000 पर एग्जाम्प्ट हो जाए और बाकी सारी पेमेंट पर उन्हें टैक्स देना पड़े। नो। तो ये तीनों ऑप्शंस हमारे एलिमिनेशन मेथड से कट जाते हैं। बचा कौन सा? टोटली एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 1019। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, in respect of shares held as investment while computing the capital gains securities transaction tax paid in respect of sale of listed shares sold in a recognized stock exchange। मतलब ये एक रेस्पेक्ट, मतलब एक शेयर्स हेल्ड किए हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पर, मतलब शेयर्स लगाए हैं कहीं कंपनी ने, तो वो कैपिटल गेन, ऑब्वियसली उसे कैपिटल गेन मिलेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो हमें कैपिटल गेन मिलता है। तो क्या वो उस पर टैक्स पे करेगा या नहीं? मतलब अगर उसको बेचेगा, जो उसकी अर्निंग होगी, तो क्या वो डिडक्टेबल होगा टैक्स से या नहीं? तो ऑब्वियसली वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अगर इन सब पर डिडक्टेबल कर देगी, टैक्स डिडक्टेबल कर देगी, तो वो रेवेन्यू कहाँ से कलेक्ट करेगी? वो तो नहीं कह रही कि हमसे सिक्योरिटीज खरीदो या शेयर्स खरीदो और इन्वेस्ट करो, नहीं ना। तो मतलब जैसे आपको पता है, डेट एक चीपर सोर्स, डेट टैक्स डिडक्टेबल होते हैं। तो ठीक है, डेट तो टैक्स डिडक्टेबल होते हैं, ये थोड़ा ना गवर्नमेंट हर चीज पर टैक्स डिडक्ट कर दे। काफी सारी एग्जम्पशंस तो वो भी देती है बेचारी। अब गवर्नमेंट को भी तो करनी है अर्निंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिफ्ट ऑफ ₹5 लाख रिसीट ऑन July 10, 2008 through account payee check from a non-relative। मतलब किसी फ्रेंड से या नेबर से उसने, या तो बच्चे के बर्थडे पे गिफ्ट मिला है उसे, या फिर उसकी एनिवर्सरी होगी इसलिए मिल गया होगा। रेगुलरली असेस्ड टू इनकम टैक्स। आपको पता है जो गिफ्ट में इनकम, मतलब गिफ्ट में जो अमाउंट होती है, गिफ्ट की जो भी तुम्हें गिफ्ट मिलता है वो टैक्स से डिडक्टेड होता है। उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी मैं, गिफ्ट पे भी बहुत अच्छा चैप्टर है, वो भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, उससे भी घुमा देते हैं पूरे क्वेश्चंस को। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले पेपर भी पता नहीं कैसा सेट करते हैं सच में। तो कैपिटल रिसीट नॉट चार्जेबल टू टैक्स,
चार्जेबल एज अदर सोर्सेज, चार्जेबल टू टैक्स एज बिजनेस इनकम। तो इसका क्या आंसर होगा? चार्जेबल एज अदर सोर्सेज। क्यों? क्योंकि कैपिटल रिसीट मतलब तुमने इन्वेस्ट थोड़ी कर दी है कि हाँ भाई तो हम तुझे पैसे देते हैं, तो जब तू आएगा ना मेरे बर्थडे पर या फिर एनिवर्सरी पर तो तुम मुझे उल्टा गिफ्ट दियो। ये थोड़ा ना होता है, कोई यहाँ पे बार्गेनिंग थोड़ी चल रही है, बार्टर सिस्टम है क्या कि पहले हमने दे दिया ये तुमने दे दिया, एक्सचेंज विद मनी या गिफ्ट टू गिफ्ट। नो, यहाँ है चार्जेबल टू टैक्स एज बिजनेस इनकम। क्या तुम बिजनेस कर रहे हो क्या उसके साथ? नहीं। तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है अदर सोर्सेज से चार्जेबल है। नेक्स्ट, फॉर एन एम्प्लॉयज इन रिसीट ऑफ होटल एक्सपेंडिचर अलाउंस for his 3 children, the maximum annual allowances exempt under section 1014 is, तो ₹7200। कोई अगर हॉस्टल में बच्चा रह रहा है ना, जैसे कोई फैमिली है तो उसके 3 बच्चे हैं, तो उसका जो एक्सपेंडिचर अलाउंस मैक्सिमम एनुअल अलाउंस देगी, जो मतलब गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट करेगी अंडर सेक्शन 1014, ये हमने बीकॉम में किया था। आई होप मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो मुझे सुन रहे हैं वो इतने बुलक्कड़ तो नहीं होंगे, बीकॉम में पढ़ा है हमने, है ना, हम तो इंटेलिजेंट हैं, हम नहीं भूलते ये सब। नेक्स्ट, फॉर एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फुलफिलिंग द कंडीशंस, additional depreciation in receipt of a machinery costing ₹10 lakh acquired and installed on October 3, 2005 is, कोई मतलब इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फुलफिलिंग एडिशनल डेप्रिसिएशन, अगर कोई मशीनरी है जो 10 लाख की है और उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन लगता है और वो इंस्टॉल हुई थी अक्टूबर 2005 पे, तो उस पे कितना एडिशनल डेप्रिसिएशन लग सकता है? तो वो है हमारा 1 लाख। नेक्स्ट है हमारा एसएससी इज ऑलवेज अ पर्सन बट अ पर्सन मे और मे नॉट एन एसएससी। कोई भी पर्सन हमेशा एसएससी एक पर्सन तो होगा, तो क्या वो पर्सन एसएससी होगा? हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। ऑब्वियसली ट्रू है। क्यों? क्योंकि जैसे एनआरआई है, वो घूमने आए हैं तो वो अपना टैक्स अपने कंट्री में डिपॉजिट करके आए हैं, तो जरूरी थोड़ा है जो वो यहाँ पे अगर घूमने आए हैं तो यहाँ पे भी वो टैक्स देंगे कि भाई हम यहाँ घूमने आ रहे हैं तो हमें टैक्स हमें इंडियन गवर्नमेंट को देंगे, नहीं ना। मतलब एनआरआई एक पर्सन तो है, लेकिन वो पर्सन होते हुए एसएससी नहीं है। हो सकते हैं लेकिन है नहीं। क्यों? क्योंकि हो क्यों सकते हैं? क्योंकि जो बाहर से यहाँ अगर आकर जॉब कर रहे हैं, सैलरी मिल रही है, तो जो प्रीवियस ईयर की जो सैलरी उन्होंने अर्न की होगी उस पर तो वो टैक्स देंगे ही देंगे, लेकिन जो घूमने आए हैं वो नहीं देंगे, तो वो नहीं है एसएससी। तो ये ट्रू है, हो भी सकते हैं और नहीं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन मे नॉट हैव एसेसेबल इनकम बट मे स्टिल बी एसएससी। एक पर्सन जो नहीं है, मतलब जो इनकम टैक्स पे नहीं करता लेकिन बट में स्टिल बी एसएससी, वो फिर भी एसएससी है। ट्रू। नेक्स्ट, इन सम केसेस द असेसमेंट ईयर्स एंड प्रीवियस ईयर कैन बी सेम फाइनेंशियल ईयर। मतलब एक असेसमेंट ईयर, कुछ केसेस में जो असेसमेंट ईयर है और प्रीवियस ईयर है, क्या वो फाइनेंशियल ईयर्स के सेम होते हैं? हाँ, ऐसा सही है, मैं ऐसे केसेस भी लेकर आऊंगी। देन एओपी शुड कंसिस्ट ऑफ, किससे कंसिस्ट किया जाता है? इंडिविजुअल्स ओनली, पर्सन अदर देन इंडिविजुअल्स ओनली, या बोथ ऑफ द अबव? एओपी दोनों से, बोथ ऑफ द अबव। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल शुड कंसिस्ट ऑफ, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल किससे कंसिस्ट होती है? केवल इंडिविजुअल, पर्सन अदर देन इंडिविजुअल ओनली, या बोथ? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल पूछ रहे हैं तो सिर्फ इंडिविजुअल, एओपी बोल रहे हैं तो दोनों हो सकते हैं। पर्सन्स अदर देन इंडिविजुअल ओनली, मतलब पर्सन अदर देन इंडिविजुअल मतलब जैसे कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है ना, तो वो भी एओपी है। लेकिन जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है वो सिर्फ इंडिविजुअल, जीता जागता इंसान ही होगा सिर्फ वो। नेक्स्ट, अ बिजनेस सेटअप ऑन 15/11/2008 and it commenced its business from 1st December 2008, the first previous year in this case. Obviously जब से शुरू किया है, और लेकिन 1st December नहीं, हमारा होगा 31st
मार्च। क्यों? क्योंकि हमारा होता है कहाँ से शुरू होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। लेकिन अब उसकी क्या गलती अगर उसने बेचारे ने 15 नवंबर को ही खोल दिया तो। लेकिन पूरा महीना जरूर लगेगा, जितना भी बचा है 31 मार्च तक, तो वहां तक उसका प्रीवियस ईयर माना जाएगा, पहला प्रीवियस ईयर, छोटा ही सही लेकिन है। नेक्स्ट, अ पर्सन लीव्स इंडिया परमानेंटली छोड़ दिया एक पर्सन ने 15 नवंबर 2008 को। असेसमेंट ईयर फॉर इनकम अर्नड टिल 15/11/2008 इज 2008, 9 या 9, 10, 7, 8 या नन। तो एक पर्सन के लिए जो उसका असेसमेंट ईयर होगा वो कौन सा होगा? ऑब्वियसली तभी होगा जब उसने छोड़ा है और एक साल उससे पहला, उसी का ही तो जैसे ये 15/11/2008, तो उसका टिल 15 नवंबर 2008 तक का असेसमेंट ईयर कितना होगा? तो कितना होगा? 15/11/2007, 2007 से लेके असेसमेंट ईयर यानी कि प्रेजेंट ईयर, तो ये होगा 09, मतलब 15 नवंबर 2008 टू 15 नवंबर 2009। असेसमेंट कौन सा होता है? जिसमें जो प्रेजेंट होगा आगे, ठीक। प्रीवियस तो पिछला होता 7, 8, लेकिन असेसमेंट 2008-9। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंसेस इज गिवन ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फ्रॉम ग्रॉस सैलरी एंड शैल बी मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग 3 अमाउंट्स। ये हमने एंटरटेनमेंट अलाउंस उसमें भी पढ़ा था बीकॉम में, तो इसमें क्या आएंगी, कौन कौन सी 3 अमाउंट्स थी? एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस तो था ही, 20% ऑफ बेसिक सैलरी भी था, 5,000 भी था, तो ऑल ऑफ द अबव। डिडक्शन इनमें से किसी भी 3 अमाउंट पर मिल सकता है जो भी गिवन होगी। Our next last question, the rate of tax that is leviable on STCG, सॉरी यार मेरे को ना बहुत बुरी आदत है ये शॉर्ट फॉर्म लिखने की, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, द रेट ऑफ टैक्स दैट इज लेविएबल, जो कि लेविएबल है हमारा STCG अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी और यूनिट्स ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड इज 15%। कितना लगेगा? एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म हमारे हो जाते हैं विद इन 1 ईयर, और ये हमारी पर्सनल इन्वेस्टमेंट से, पर्सनल जो हमारे एसेट्स हैं ये उसके लिए यूज होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म होता है मोर देन 1 ईयर। इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगी अगर आप कहेंगे तो। चलिए, आज हमने 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं इनकम टैक्स के। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।